जय हिंद। आप सभी को क्लास 7 मध्यकाल इतिहास में आपका स्वागत है। चूंकि हम कल पूरे फाउंडेशन क्लास 6 पढ़ा चुके हैं, अब हम लोग इन कर चुके हैं क्लास 7 के लिए। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में इसका दिया गया है और इसका बायो में लिंक क्लास 6 प्राचीन काल देखिएगा तो ऑटोमेटिक एक दूसरे से लिंक रहती है जो आपको समझ में आएगा। तो आज हमारे पास में क्लास 6 एनसीईआरटी सीरीज को हम चला रहे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे प्रतियोगिता एक बेस के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। और हम पढ़ाते नहीं हैं, हम सिखाने पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि पढ़ना तो आप खुद जानते हैं बट उसको थ्योरी को लिंक करने की हम तरीका को हम आप सभी को इसमें साझा करेंगे कि मतलब क्या होता है। दोस्तों, इतिहास को समझने के लिए उसको इंटरलिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वही चीज को हम क्लास 7 में हिस्ट्री में मध्यकाल इतिहास को हम अध्याय 2 को स्टार्ट करेंगे। जो अध्याय 1 है वह इंपॉर्टेंट उतना तो है नहीं, लेकिन अध्याय 2 इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो देखिए दोस्तों कि हमारे पास में नए राजा और उसके विचार, यानी हम नए राजा आ गया। जैसे प्राचीन काल में राजा का किस प्रकार के काम था, तो राजा और उसके राज्य। देखिए हमारे पास में मोस्ट इंपोर्टेंट अध्याय 2 में हमारे पास में त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज में हुआ था। ऑब्जेक्टिव में वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा त्रिपक्षीय संघर्ष कहां पर में हुआ था, कन्नौज में। ये कन्नौज में जो हुआ था त्रिपक्षीय, इसके 3 प्रमुख माना जाता है। यानी त्रिपक्षीय संघर्ष कौन कौन सा शासक किया था, वह पालवंश, गुर्जर प्रतिहार और ये राजपूत। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, त्रिपक्षीय संघर्ष कहां पर में हुआ था। तो कहां पर में होगा, तो आप अपने कि पालवंश, गुर्जर प्रतिहार, राजपूत, यानी ऑप्शन कौन होगा, तीनों कथन पूछेगा। तो फिर इसका कहां के शासक था, ये बंगाल के था पालवंश, गुर्जर प्रतिहार गुजरात के था और राजस्थान के था, राजपूत जो पश्चिम दक्कन में भी था। तो आई होप यहां से आपको समझ में आ चुका होगा कि मेन पॉइंट को त्रिपक्षीय समझौता को देखना है, यानी 3 शासक उसमें संघर्ष किया था। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और यह महत्वपूर्ण कब था, 7वीं से 12वीं शताब्दी तक ये महत्वपूर्ण शासक त्रिपक्षीय, ये कन्नौज में जो आक्रमण हुआ था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर आपका एनसीईआरटी में दोस्तों यहां पर मैं आपके पास में है, दिखा देना चाहते हैं नए राजवंश का उदय, यानी नए राजवंश का कैसे उदय होगा। क्योंकि देखिए यहां पर में क्या लिखा गया है, महामंडेश्वर का मतलब समझते हैं क्या होता है, माने जो भी पैसा कमा लिया शासक वो अपने आप को महास्वामी कहलाने लगे। आज भी आप गांव में देखे होंगे दोस्तों कि लोग थोड़ी सी पैसा कमाने के बाद को अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हैं और दूसरों को निम्न बनाते हैं। हालांकि ये कितनी बड़ी शर्मनाक चीज है। आप पैसा कमाइए लेकिन किसी व्यक्ति को नीचे। वही बात मध्यकाल में हुआ, महामंडेश्वर का मतलब जो पैसा कमाया वो अपने आप को स्वामी समझे लगा और जो पैसा नहीं कमाया उसे कहा कि तुम निम्न जाति को, ऐसा इसमें माना जाता है। तो समझ गए कि आर्थिक रूप से मध्यकाल में भी गरीबी को रूप में देखा जा सकता है दोस्तों। यही बात को तो इसमें कहोगे महामंडेश्वर का मतलब अपने आप को स्वामी घोषित कर लेना कि मेरे श्रेष्ठ, दुनिया में श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता है। ये महामंडेश्वर की कहानी के रूप में ये साझा की गई है दोस्तों। क्योंकि ब्राह्मण का भी देखिए एक और पॉइंट यहां पर मिलेगा दोस्तों कि हिरण
हिरण्यगर्भ का मतलब कुछ होता है, ये इसका अर्थ अनुष्ठान से संबंधित है। जो ब्राह्मण नबी है, अगर ये अनुष्ठान करवा लेगा तो ब्राह्मण की दर्जा मिल जाएगी। यही बात को इसमें कोची है, ब्राह्मण को भी दर्जा के रूप में मिल जाता था। यही बात को इसमें समझाने की कोशिश। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके नए राजा और नए उदय, ये दो पॉइंट को आपको इंपॉर्टेंट रखना पड़ेगा कि महामेंडेश्वर क्या था, हिरण्यगर्भ क्या था, इसका अनुष्ठान क्या था। मेन ये थ्योरी को आपको समझना है कि अपने आप को ब्राह्मण न भी है, वो ब्राह्मण अगर ये यज्ञ करवा लेगा तो ब्राह्मण हो जाएगा। जो जन्मों से भी नहीं है वो अब कुछ होगा, अगर ये यज्ञ का पालन करवाता है तो हो सकती है। अब देखिए राजा का प्रशासन कैसे रखता था। देखिए राजा का प्रशासन यानी किसका, त्रिपक्षीय, यानी राजा का प्रशासन किससे, धीराजी का। इसका मतलब क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसकी तीन भुवन माने तो इसका अर्थ तीन भुवनों का स्वामी ब्राह्मण को संजिधारी करते थे। यानी देखिए इसका मतलब क्या होगा कि तीन भुवन यानी तीन शासक रहते थे, जो यहाँ पर मैं आपका दोस्तों दिया गया है, और इसका ब्राह्मण भी इसको साझेदारी करता था। यानी अलग अलग चीजों पर भी, जैसे संचारी, पशुपालन, बात के रूप में भी इसको माना जाता है। तो आपको ये पॉइंट को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगी जो आपसे पूछा जाएगा कि महाधीराजी का कथनों पर विचार करें। नंबर एक, यह तीन भुवनों का था और इसमें साझेदारी सत्ता की करती। साझेदारी का मतलब बंटवारा, यानी शासक वहां की कोची करता था, आपस में भी एक मेल रखता था, किसको, सत्ता के रूप में, और इसका व्यापारी के लिए किया गया था। आई होप आपको यह समझ में आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो हमारे पास में एलोरा की गुफा 15 क्या बताती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होती है कि एलोरा की गुफा क्या चीज पर है। यह कंपटीशन में डायरेक्ट पूछेगा, वनडे एग्जाम बीपीएससी में भी डायरेक्ट पूछेगा। तो दोस्तों एलोरा की गुफा जो आपके पास में बुक में यहाँ पर में है, मैं बता देना चाहता हूँ, सब एनसीईआरटी को लिए है। एलोरा की गुफा 15 किसके लिए प्रसिद्ध है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, और इस पे क्या आप विचार दीजिएगा। देखिए दोस्तों, तो एलोरा 15 की गुफा डायरेक्ट पूछेगा क्या चीज है, विष्णु को पुरुष के सिंह में इसको दिखाया गया है, यह राष्ट्रकूट से संबंधित है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एलोरा की गुफा 15 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए पाल वंश से, ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार से, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट से। कथन इनमें से कौन सही है। ऑब्जेक्टिव यूपीएससी ऐसे बनाएंगे और आपके क्या होगा, क्योंकि एलोरा की गुफा हमें राष्ट्रकूट निर्माण किया गया था और ये किसके लिए था, विष्णु के लिए था, दिखाने के लिए था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से आप नोट कर सकते हैं कि एलोरा की गुफा किस लिए प्रसिद्ध था। देखिए एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास में यहीं पर में है दोस्तों, कि ये यहाँ पर में देखिएगा, जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो हम पूरी तरह से आपको एनालिसिस कर रहे हैं, ताकि आप कभी पढ़िएगा ना तो उसको पहले आप उसको देख सकते हैं। देखिए मेरे पास में किताब को पढ़ाने मेरा पॉइंट इस पर आधारित रहता कि बच्चों को किस तरह से कंटेंट दिया जाए कि अपने से भी कंटेंट निकाल सकते हैं। तो मेन पॉइंट को हम आपको समझा रहे हैं। और इसका वेट्टी का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन वेट्टी का अर्थ क्या होता है, जबरन शरण के रूप में लिया जाना, यानी समझ में जबरन काम करवा लेना। आप करवाते ना तो इसका अर्थ पूछ देगा कि वेट्टी शब्द का अर्थ क्या होता था, ये कोची था, ये जबरन आपको काम करवाने की अनुमति के रूप में दिया गया था। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका मतलब क्या होती है। दोस्तों इसका वर्णन 400 से ज्यादा सूचना में संबंधित, इसका वर्णन अभी 400 में है। देखिए नागभट्ट की कहानी उपलब्धियां
नागभट्ट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि राष्ट्रकूट, यानी कहने का मतलब है कि नागभट्ट हाँ दोस्तों देखिए, हमारे पास में नागभट्ट किससे, ये संस्कृति में लिखी गई है, जिसे ग्वालिया मध्य प्रदेश में है, और इसके प्रतिया नरेश नागभट्ट की कामों का वर्णन मिलता है। तो नागभट्ट की वर्णन कहाँ कहाँ पर मिलती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि नागभट्ट की कहानी कहाँ कहाँ पर मिलती है। तो ये संस्कृत में लिखी गई है, ये ग्वालिया में है और ये मध्य प्रदेश में है, और इसकी प्रतिहार के नागभट्ट के कामों के रूप में, वर्णन के रूप में मिली गई है। तो आई होप आपको ये लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। चूंकि हम इसका फर्स्ट कोचिंग कर रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हम नेक्स्ट अगले वाला जो इसका टॉपिक पार्ट 2 वीडियो हम लेके आएंगे बहुत जल्द, कि इसमें क्या चीज से संबंधित है। तो अपना ख्याल रखिए और अच्छे से स्टडी करिए, और कहीं पर भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के द्वारा हमें आप बता सकते हैं, ताकि इम्प्रूव किस तरह से हम इसमें और कुछ सजेशन आप सभी को दें। तो कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो अच्छा है कि कैसा है, ये अपनी राय को जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।